कि अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वहां से सुन लेना। ओके चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखिएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है, राइट। क्रूशियल इवेंट इन द एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन कौन से इवेंट होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन एटम लिविंग द 3 मॉलिक्यूल ऑफ ए CO2, राइट। आपका देखिए यहाँ पर आपके जो लिखे हुए हैं ना आपके, ओके ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर वैरायटी ऑफ प्रोसेस होते हैं। देखिए आपका जो कंप्लीट प्रोसेस है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चल रहा है, क्योंकि अब ऑक्सीजन मिल जाएगी उसको। अब जब ऑक्सीजन मिल जाएगी तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा कि पायरुविक एसिड, जो पायरुविक एसिड होता है उससे हाइड्रोजन एटम को निकाला जाएगा। हाइड्रोजन एटम को जो पायरुविक एसिड से लगातार स्टेप बाय स्टेप, ध्यान रखना, स्टेप बाय स्टेप ऑल द जितने पे हाइड्रोजन एटम्स है सभी हाइड्रोजन एटम को निकालेंगे। और जब स्टेप बाय स्टेप हाइड्रोजन एटम को आप निकालेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जब हाइड्रोजन एटम्स को निकालेंगे तो हाइड्रोजन एटम को निकालना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसके अलावा 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 भी बाहर निकल कर आते हैं, मतलब 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 भी रिलीज होते हैं। डोंट वरी, सारा प्रोसेस आपको क्लियर हो जाएगा, जस्ट वेट। द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव एज ए पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विद द साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP। मतलब जब आपके क्या होता है, जब आपके हाइड्रोजन निकलते हैं, तो जैसे कल आपको याद होगा ग्लाइकोलाइसिस में जब किसी भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन निकला था तो उसने NAD से रिएक्ट किया था, NAD से रिएक्ट किया था, और हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइंड होकर किस में कन्वर्ट हो गया था? NADS2 के अंदर कन्वर्ट हो गया था। अब ये NADS2 क्या होता है? ATP पे ETS पे जाता है, और ETS पे जाकर इस NADS2 से क्या बनते हैं? इस NADS2 से क्या बनते हैं? ATP का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो ये कह रहा है कि पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव एज ए पार्ट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विद द साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP। ये भी आपको समझ में नहीं आएगी लाइन, ये एक्चुअली ETS पे होती है लाइन। ETS पे क्या होता है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ETS सिस्टम के ऊपर मूव करते हैं, ओके। और जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो उससे क्या होता है? ATP बनता है, और एट द एंड इसके जो हाइड्रोजन एटम है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उसको वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, लेट मी मेक यू क्लियर वंस अगेन। जब आपके NADS2 बनते हैं, NADS2 से ATP बनेंगे, और मैंने कल आपको बताया था एक NADS2 से 3 ATP बनते हैं। अब वो कैसे बनेंगे? लाइक एक NADS2 से 3 ATP, आपका जो NADS2 होगा वो ETS पे जाएगा, और वहां पर जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो ETS पे चलेंगे और मूव करेंगे, और वहां पर ETS पे वो हाइड्रोजन एटम क्या बनाएंगे? ATP बनाएंगे, ठीक है। अब ATP बनाएंगे, और ATP के साथ साथ वहां पर जो हाइड्रोजन एटम होता है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, और जुड़ने के बाद बनाएगा H2O, और आपका साथ साथ ATP का सिंथेसिस होगा। ये लाइन अगर आपको नहीं भी क्लियर हुई तो कोई मैटर नहीं है, ETS में आपको लाइन क्लियर हो जाएगी। ओके, फर्स्ट प्रोसेस टेक प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना, सबसे पहले क्या होता है? प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, जिसको हम क्रैब साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रैब साइकिल। मैंने आपको लिखवाया था ना कल, क्रैब साइकिल। फिर उसके बाद में जो दूसरा प्रोसेस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ETS कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, इसको हम ETS कहते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस कहां चलेगा? आपके मैट्रिक्स में, फिर चलेगा इनर मेम्ब्रेन के अंदर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। तो प्रोसेस कहां चलता है? उसके इनर मेम्ब्रेन पे चलता है। ओके, तो पहला प्रोसेस कहां चलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और दूसरा प्रोसेस चलेगा इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अब देखिए, मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूं, आपको क्लियर होने का शुरू होगा। देखिए, देखिए यहाँ पर, अब जैसे ही बेटा क्या होता है कि साइटोप्लाज्म है, राइट, ये आपका साइटोप्लाज्म है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है। अब ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड एंटर कहां करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने की कोशिश करेगा। दिक्कत क्या होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया में अगर आप देखें तो ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में बाहर की मेम्ब्रेन होती है, उसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, अंदर की मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब जो पायरुविक एसिड होता है ये आउटर मेम्ब्रेन को तो क्रॉस कर जाता है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है इट इज ऑलमोस्ट इम्परमिएबल, ठीक है। तो ये बीच में फंस गया, मतलब पायरुविक एसिड इनर मेम्ब्रेन को तो क्रॉस कर गया, लेकिन आउटर मेम्ब्रेन को तो क्रॉस कर गया, लेकिन इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता है। समझ में आ गया? लेकिन अब आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस चलना होता है वो मैट्रिक्स में चलता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या होता है? जो इनर पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया को, उसको मैट्रिक्स कहते हैं।
राइट। तो अब होगा क्या कि पायरुविक एसिड अब मैट्रिक्स में जाने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन वो जब तक नहीं जा सकता जब तक कि वो इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस ना कर जाए। इसके लिए क्या करता है कि पायरुविक एसिड एक एंजाइम से रिएक्शन करता है, इसको हम को एंजाइम कहते हैं। तो पायरुविक एसिड जैसे कोएंजाइम से रिएक्ट करेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम में, और एसिटाइल कोएंजाइम एंटर कर जाता है मैट्रिक्स के अंदर, और फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम क्रैब साइकिल के अंदर अपना साइकिल चलाता है। ओके, चलिए फिर सुनिएगा। साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस चला, ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक एसिड बन गया। पायरुविक एसिड एंटर कहां करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने की कोशिश करता है, बट वो आउटर मेम्ब्रेन को तो क्रॉस कर जाता है लेकिन इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन इज मोस्टली इम्परमेबल टू ऑल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। अब होता क्या है कि आपके होता क्या है कि अब लाइक पायरुविक एसिड इन देखिए, आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, तो दोनों के बीच का स्पेस में फंस गया ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ये दोनों के बीच में स्पेस में फंस गया। तो इसी जो दोनों के बीच का स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? आउटर कंपार्टमेंट। ओके, दूसरा एक वर्ड और होता है इसका। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। यस, इंटरनल मेम्ब्रेन स्पेस। तो ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस में फंस गया, देखिए दोनों आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में फंस गया, जिसको हम इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। अब ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या होता है बेटा, ये पायरुविक एसिड अब लेकिन इनर मेम्ब्रेन स्पेस में रिएक्शन करता है। ये पायरुविक एसिड क्या होता है, कोएंजाइम से रिएक्ट करेगा एक, और एंजाइम रिएक्ट करके बनाएगा एसिटाइल कोएंजाइम, और ये फिर एसिटाइल कोएंजाइम अंदर एंटर कर जाएगा जहां पर ये क्रैब साइकिल चलाएगा। ठीक है, चलो अगर आपको नहीं भी समझ में आया हम उसको एक बार और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए देखिए, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो क्या होता है, पायरुविक एसिड कैन इजीली क्रॉस द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ए माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज आउटर मेम्ब्रेन इज परमेबल टू मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, बट पायरुविक एसिड कांट पेनिट्रेट द इनर मेम्ब्रेन, और जो आपका पायरुविक एसिड होता है वो इनर मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट नहीं कर पाता। सो पायरुविक एसिड बाइंड विद द कोएंजाइम एंड क्रॉस द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो होता है क्या है कि पायरुविक एसिड बीच में फंस गया, आउटर मेम्ब्रेन को तो क्रॉस कर लिया लेकिन इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहा, दैट्स व्हाई इट्स अ ट्रैप इन बिटवीन ऑफ द मेम्ब्रेन, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में फंस गया। राइट, लेकिन अब उसको एनी हाउ तो क्रॉस तो करना ही है, क्योंकि अंदर जाके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रैब साइकिल चलाना है, और क्रैब साइकिल के अंदर जैसे ग्लाइकोलाइसिस में 8 एटीपी बने थे, क्रैब साइकिल के अंदर सबसे ज्यादा एटीपी बनते हैं 24 एटीपी। तो मतलब क्रैब साइकिल के अंदर 24 एटीपी बनाने के लिए उसको भी एनी हाउ इनर मेम्ब्रेन स्पेस क्रॉस करना ही होगा, जिससे कि वो मैट्रिक्स में पहुंच जाए। इसलिए वो इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर एक रिएक्शन करता है, वो क्या करता है, पायरुविक एसिड एक कोएंजाइम से बाइंड कर जाता है और इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके मैट्रिक्स में एंटर करता है। देखिए, द रिएक्शन ऑफ पायरुविक एसिड कोएंजाइम इज कॉल्ड द गेटवे रिएक्शन। मतलब देखिए, कहने का मतलब है कि वो आउटर मेम्ब्रेन को तो क्रॉस कर गया, लेकिन अब इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, वो बीच में फंस गया है, वो बीच में फंस चुका है, जिसको हम कहते हैं गेटवे रिएक्शन। मतलब जैसे फॉर एन एग्जांपल एक होता है ना, अगर आपको कोई चीज क्रॉस करनी है तो आपको एक प्रूफ मतलब एक पास लेना होगा, गेट पास लेना होगा, तो इसलिए इसको गेटवे रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि आपको जब तक आउट इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करोगे जब तक आपको ये गेट पास ना मिल जाए। ठीक है, जब तक आपको गेट पास ना मिल जाए आप इस पार्ट को इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि उसके बीच में आउटर और इनर दोनों के बीच में इनर एक रिएक्शन चलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, गेटवे रिएक्शन कहते हैं। ओके, यहां तक समझ में आया? प्रणय, इशित, स्नेहा यस सर। एंड स्नेहा? सर थोड़ा सा कम आया। क्या समझ में नहीं आया बताइए? क्या नहीं आया बताइए, मैं तो दोबारा समझाता हूँ। हेलो स्नेहा, बेटा मेरी वॉइस तो क्लियर है, मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है। एक बार आप कीजिए, काम कीजिए, आप एक बार रीजॉइन करिए। स्नेहा एक बार आप रीजॉइन करिए, हाँ आप ज्वाइन करिए एक बार दोबारा से।
ओके तो देखिए सिंपल सी बात है कि आपका जो पायरुविक एसिड होता है वो कोएंजाइम से क्रिया रिएक्ट करेगा एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड द गेटवे रिएक्शन। मतलब गेटवे रिएक्शन में क्या होता है कि बेटा गेटवे रिएक्शन का मतलब है कि गेट एंट्री पास मिल जाएगा उसको। अब दैट एंट्री पास लेकर वो इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वो कहां पहुंच जाएगा, उसके मैट्रिक्स के अंदर। तो ये पायरुवेट कहां बनाता है, ये पायरुवेट कहां बनाता है, साइटोसोल मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर बनाता है, जो कि ग्लाइकोलाइटिक मेटाबॉलिज्म था, कार्बोहाइड्रेट का लास्ट प्रोडक्ट था। मतलब कार्बोहाइड्रेट का जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस था उसका लास्ट प्रोडक्ट क्या बना था, पायरुवेट, which enter into the matrix, right, which try to enter in a matrix through this gateway reaction. Okay, after it enter the mitochondrial matrix undergoes the oxidative decarboxylation. जैसे ही ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में अंदर आता है तो एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से पास होता है और इसके लिए एंजाइम की जरूरत होती है जिसको हम पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। ओके, इसने अब आपको आवाज आ रही है? यस सर। अब मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, समझने की कोशिश करिए, ठीक है? यस पहले क्या सर। पढ़ा, अभी देखिए दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। ये यहाँ से समझ की कोशिश कीजिए। देखिए pyruvic acid can easily cross the outer membrane of a mitochondria because outer membrane is permeable for most of the molecule. ध्यान रखना माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच का स्पेस होता है, इसको इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो कंपार्टमेंट होता है उसको इनर मैट्रिक्स कहते हैं। तो जो पायरुविक एसिड होता है आउटर मेम्ब्रेन को तो क्रॉस कर जाता है बट एनी हाउ वो इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता है। समझ में आ गया? बिकॉज द आउटर मेम्ब्रेन इज परमेबल फॉर द मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल बट द पायरुविक एसिड कांट पेनिट्रेट द इनर मेम्ब्रेन। बट पायरुविक एसिड जो होता है वो इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता है। लेकिन बेटा क्रॉस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर पायरुविक एसिड क्रॉस नहीं करेगा तो मैट्रिक्स में जाके क्रैप साइकिल कैसे चलाएगा? और क्रैप साइकिल एनर्जी का सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, क्योंकि क्रैप साइकिल के अंदर 24 एटीपी बनने वाले होते हैं, तो बनाना तो हर हालत में जरूरी है, राइट? सो द पायरुविक एसिड क्या होता है, को एंजाइम के साथ बाइंड करेगा और इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है और वो अंदर जाके मैट्रिक्स में क्रैप साइकिल चलाएगा। अब क्लियर हो गया स्नेहा? यस सर। Okay, that reaction of pyruvic acid with the coenzyme is called the gateway reaction. Very important, ध्यान रखना। पायरुविक एसिड की कोएंजाइम से जो रिएक्शन होती है दैट इज कॉल्ड द गेटवे रिएक्शन। मतलब दैट पायरुविक एसिड गेट अ गेट पास, by showing that gate pass now it can take an entry into the matrix, right? जो पायरुवेट होता है जो कि देखिए पायरुवेट का फॉर्मेशन कब हुआ, साइटोसोल मतलब साइटोप्लाज्म में कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से, जो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से बनता है उसको पायरुवेट कहते हैं। और दैट पायरुवेट रिएक्ट विद द कोएंजाइम, ओके, और एंजाइम से रिएक्ट करने के बाद में फिर वो मैट्रिक्स में एंटर करता है। मैं आपको एक देखिए आपको रिएक्शन देखिए, गेटवे रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है? गेटवे रिएक्शन है आपके सामने। यहाँ पर पायरुविक एसिड को एंजाइम से रिएक्ट कर रहा है। किससे रिएक्ट कर रहा है? को एंजाइम से रिएक्ट कर रहा है, ओके। और उसमें क्या होता है देखिए, एंजाइम कौन सा आ रहा है? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। डिहाइड्रोजनेज, पायरुवेट तो सब्सटेंस है ही, डिहाइड्रोजनेज का मतलब होता है हाइड्रोजन का रिमूवल। तो क्या होता है कि पायरुविक एसिड से दो हाइड्रोजन निकलेंगे और दो हाइड्रोजन इसके साथ आके अटैच्ड हो जाएंगे NAD+ के साथ में, और क्या बनाएगा, और क्या बनेगा आपका NADS2 बन गया। NADS2 बन गया ना, कल जैसा बना था NADS2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो NAD+, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और कौन सा आयन इसमें मदद करता है? Mg+2। यहाँ पर Mg+2 आयन इसमें मदद करता है, राइट। साथ साथ इसके अंदर CO2 का मॉलिक्यूल भी बाहर निकल जाता है। मतलब इससे देखिए कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का। पायरुविक एसिड कितना होता है? 3 कार्बन का होता है। तो इससे 2 हाइड्रोजन भी बाहर निकल गए, जिसको हम NADS2 कहते हैं, और साथ साथ इसके CO2 भी बाहर निकल गया। तो एसिटाइल कोएंजाइम कितने कार्बन का रहेगा? 2 कार्बन का, क्योंकि देखिए ये 3 कार्बन का है, एक कार्बन CO2 के फॉर्म में बाहर निकल गया, तो ये कितने कार्बन का बचा? 2 कार्बन का। तो देखिए इसमें पायरुविक एसिड के साथ क्या क्या हो रहा है? पायरुविक एसिड के साथ साथ क्या क्या हो रहा है बेटा? एक तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है NADS2 के फॉर्म में, और एक CO2 का रिमूवल हो रहा है।
दो चीज हो रही है, एक तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है और एक CO2 का रिमूवल हो रहा है। तो हाइड्रोजन का जो रिमूवल होता है उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन, और जो CO2 का रिमूवल होता है उसे कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। इसलिए जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है ये प्रोसेस। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन देखिए, हाइड्रोजन का रिमूवल क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन, और CO2 का रिमूवल क्या कहलाएगा? डीकार्बोक्सिलेशन। दैट्स व्हाई दैट कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड दी क्या कहलाएगा बेटा? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ओके, यहां तक समझ में आया बेटा आपको? Yes, sir. ओके विनय, इशित, Yes, sir. Yes, sir. ओके अब देखिएगा बेटा, हमारे ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस हुआ था, तो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में कितने पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बने थे? कितने बने थे? 2. दो बने थे, राइट? सॉरी, दो बने थे बेटा, दो बने थे। तो NADP कितने हैं? कोएंजाइम में कितने होंगे? दो होंगे। और NADP कितने होंगे? दो होंगे। एसिटाइल कोएंजाइम में कितने बनेंगे? दो बनेंगे। CO2 भी कितने बनेंगे? दो बनेंगे। और NADH2 भी कितने बनेंगे? दो बनेंगे। सब कुछ डबल हो जाएगा क्योंकि पायरुविक एसिड दो बने बेटा। और ये रिएक्शन कहाँ चलती है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में चलती है, मतलब आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में चलती है। और जो एसिटाइल कोएंजाइम का जो एक मॉलिक्यूल होता है वो कितने कार्बन का होगा? वो दो कार्बन का रहेगा। दो कार्बन का क्यों बेटा? क्योंकि ये तो तीन कार्बन का था पायरुविक एसिड। आपने एक कार्बन CO2 के फॉर्म में निकाल दिया, तो कितने कार्बन का स्ट्रक्चर बचा? कितने कार्बन का स्ट्रक्चर बचा? हेलो, हाँ प्रणय, आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. हाँ, कितने कार्बन का स्ट्रक्चर बचा अब एसिटाइल कोएंजाइम? Sir, 1 कार्बन का। तो मैं ना कोई भी आंसर तो कभी सीधा मतलब कभी राइट मत देना। कितने एसिटाइल कोएंजाइम कितने कार्बन का बचा? 2 का। एक बार प्रणय अपना माइक ओपन रखो। ये तीन कार्बन का है, मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, ये तीन कार्बन का है, राइट? इससे एक CO2 निकल गया, तो एसिटाइल कोएंजाइम कितने कार्बन का बचेगा? प्रणय, Yes, sir. समझ में नहीं आ रहा तुमको? सर इसमें से आपने CO2 सर निकाल दिया। राइट, CO2 में एक कार्बन निकल गया। यस सर। तो एसिटाइल कोएंजाइम कितने कार्बन का बचेगा अब? सर 2 कार्बन का बचे। तो आप एक कार्बन क्यों कह रहे हो? ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, after it enter into the mitochondrial matrix is undergoes a oxidative decarboxylation। मैंने बोला था ना ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव का मतलब होता है हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीडेटिव हाइड्रोजन निकले थे जब तो NADH2 बने थे। और डिकार्बोक्सिलेशन मतलब होता है CO2 का निकलना, ठीक है? by the complex set of reaction catalyzed by the pyruvate dehydrogenase। क्योंकि आप पायरुवेट से हाइड्रोजन का रिमूवल कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कहते हैं। This reaction catalyzed by the pyruvate dehydrogenase required the participation of several coenzymes including NAD+ और coenzyme A। ठीक है, हालांकि ध्यान रखना इसके अंदर, इस रिएक्शन के अंदर और भी कोएंजाइम्स होते हैं जो इसकी मदद करते हैं, लेकिन TPP एक कोएंजाइम होता है, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है। थाइमिडिन पायरोफॉस्फेट होता है इसके अंदर, एक होता है थाइमिडिन पायरोफॉस्फेट, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है, तो मैंने मेंशन भी नहीं किया इसको। TPP कोएंजाइम ऑलरेडी इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है, दैट्स व्हाई आई डिड नॉट मेंशन हियर। तो सीधी रिएक्शन क्या बनी? पायरुविक एसिड कोएंजाइम से रिएक्ट कर रहा है और एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, CO2 बाहर निकल जाएगा और NADH2 बनेंगे, और दैट रिएक्शन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ Mg+2। ओके, यहां तक समझ में आया? वर्षा, Yes, sir. Again. ओके अब क्वेश्चन देखिए, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी ड्यूरिंग द एरोबिक रिएक्शन रिक्वायर। NIT 2020 का क्वेश्चन है ये, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम एरोबिक रेस्पिरेशन में उसको किसकी आवश्यकता होती है? व्हाट इट नीडेड? कैल्शियम, आयरन, कोबाल्ट और मैग्नीशियम। वेरी गुड इशित, प्रणय, स्नेहा।
बेटा इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है, मैं 9 मिनट में आगे बढ़ूंगा। स्नेहा, वर्षा, प्रणय, तुम कंफर्म है कोई भी आंसर तुम गलत ही दोगे, है ना प्रणय? ये ए कहाँ से आया तुम्हें पता है? ए कैल्शियम, ए मतलब कैल्शियम, कैल्शियम यूज हो रहा है इसके अंदर, कहीं देखा है कैल्शियम तुमने? प्रणय कहीं कैल्शियम देखा है तुमने? यहाँ पे देखिए डायग्राम में, इस रिएक्शन में देखिए क्या यूज हो रहा है यहाँ पर। प्रणय क्या यूज हो रहा है इस रिएक्शन में? कौन सा आयन यूज हो रहा है? मैग्नीशियम। कौन सा हो रहा है, दोबारा बोलो। मैग्नीशियम हो रहा है मैग्नीशियम हो रहा है ना? मैग्नीशियम हो रहा है ना बेटा? तो क्या आंसर आएगा इसका? ना। डी आएगा। कौन सा आएगा? डी। डी आएगा। अब तो आप क्यों सेलेक्ट कर रहे हो कैल्शियम? आपको नहीं आइडिया तो मना करो बेटा, क्यों रॉन्ग नहीं चूज करना है? मैं आपको कितनी बार समझा चुका, रॉन्ग आंसर चूज नहीं करना है। और स्नेहा आपने बिल्कुल आंसर नहीं दिया। स्नेहा, सर मैं कंफर्म नहीं थी। तो बेटा बोलना चाहिए ना, मैं कब से बोल रहा हूँ आपको। ओके, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 molecule of NADH2 okay are produced from the metabolism of 2 molecule of pyruvic acid। मैंने आपको बताया ना, जब पायरुविक एसिड गेटवे रिएक्शन के अंदर कितने NADH2 बनते हैं? 2 NADH2 बनते हैं। और एक NADH2 से कितने एटीपी बनेंगे? 3 एटीपी बनेंगे। तो कंप्लीट गेटवे रिएक्शन में कितने एटीपी बनेंगे? कितने, एक कंप्लीट गेटवे रिएक्शन में कितने एटीपी बनेंगे? हाँ इशित, एक गेटवे रिएक्शन में कितने एटीपी का फॉर्मेशन होगा? 2। बेटा 2 मॉलिक्यूल तो NADH2 के हैं, एक NADH2 से 3 एटीपी बनते हैं। आपने ग्लाइकोलाइसिस नहीं 6। पढ़ा था घर पे? हाँ इशित, आपने ग्लाइकोलाइसिस घर पे पढ़ा था बेटा, रिवाइज किया था? करा था सर। ओके, तो उस वक्त मैंने बताया था ना आपको, एक NADH2 से कितने एटीपी बनते हैं? 3 बनते हैं। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 टोटल कितने एटीपी बनेंगे? 6 एटीपी बनेंगे। तो एक गेटवे रिएक्शन में कितने एटीपी बन गए? 6 बनेंगे। ग्लाइकोलाइसिस में कितने बने थे प्रणय? एक ग्लाइकोलाइसिस में टोटल टोटल एटीपी कितने बने थे? सर 6-1। हाँ, कितने बने थे? 3 बने थे सर। तुम कभी सही आंसर नहीं देना। कल मैंने आपको याद करवाया था, 8 एटीपी बने थे ग्लाइकोलाइसिस में, और घर जाके नहीं पढ़ते तुम बिल्कुल भी। कितने एटीपी बने थे बेटा ग्लाइकोलाइसिस में? 8। नहीं याद, कल नहीं बताया था आपको? बताया था सर। तो फिर बेटा आपने घर जाके नहीं पढ़ा ना। ओके, तो ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी बने थे? 8। यहाँ कितने बन रहे हैं? 6। राइट, तो टोटल कितने हो गए? 14। तो अब तक ग्लाइकोलाइसिस और गेटवे रिएक्शन में कितने एटीपी बन चुके हैं? 14 एटीपी बन चुके हैं। देन आपका जो एसिटाइल कोएंजाइम होता है वो साइक्लिक, देखिए अब क्या होगा बेटा, आपका जो एसिटाइल कोएंजाइम होता है फिर एंटर करता है साइक्लिक पाथवे में, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA, या उसको क्रैब साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे हैंस क्रैब जिसने इसका नाम रखा था। समझ में आ गया? जो एसिटाइल कोएंजाइम होता है वो फिर आपका जो एसिटाइल कोएंजाइम बना है गेटवे रिएक्शन में, फिर वो एंटर करता है साइक्लिक पाथवे में, जिसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं, मोस्ट कॉमनली जिसको क्रैब साइकिल कहा जाता है। और जो कि हैंस क्रैब ने इसको डिस्कवर किया था और उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। क्रैब साइकिल की डिस्कवरी के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। ओके, देखिए जो मैंने आपको समझाया वो बेटा यही मॉलिक्यूल है। ठीक है, चलिए नोट करिएगा बेटा प्लीज, पहले नोट करिएगा प्लीज।
बेटा ये पढ़ा करो घर जाकर, ये सारे टॉपिक से दिखाने के लिए नहीं है। लिख लिया बेटा, प्रणय लिख लिया? सर एक दिन सर। हो गया सर। हो गया, सब लिख लिया बेटा? इशित, स्नेहा, वर्षा? सर एक सेकंड। एक सेकंड सर। हाँ मैं रुका हुआ हूँ, जल्दी करिए लेकिन। ओके अब चलो बेटा आगे। लिख लिया बेटा? लिख लिया? यस सर। हो गया सर। लिख लिया? ओके हाँ प्रणय अब बताइए ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी बने? क्या सर? ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी बने थे? सर 881। वेरी गुड। और गेटवे रिएक्शन में? सर 6 बने थे। वेरी गुड। तो भूल क्यों जाते हो फिर? चलिए लिख लिया बेटा आपने?
सर एक मिनट, लास्ट लाइन बची है। हाँ स्नेहा बेटा, गेटवे रिएक्शन में कितने एटीपी बने? सर 6। और ग्लाइकोलाइसिस में? सर 8। और टोटल कितने बनते हैं ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में? सर 38। वेरी गुड। कितनों का हिसाब मिल चुका है अभी तक? अभी तक 6 और 8। 14। हाँ सर 14। हाउ मेनी आर रिमेन? सर 14। 14 को माइनस कर दो ना 38 से, कितने हुए? सर 24। वेरी गुड। तो क्रैब साइकिल में अब क्रैब साइकिल में कितने बनने वाले हैं? सर 24। बस सिंपल सा हिसाब है। कोई टिपिकल है बताइए? नो सर। तो फिर क्यों घबराते हो इतना आप? लिख लिया? यस सर। ओके तो मैं आगे चल रहा हूँ। ओके सर एक सेकेंड। तो जब मैं बोल रहा हूँ, जब नहीं कोई बोलता। डन सर। ओके